नमस्कार। क्या आप बिहार से हैं या बिहार से सरोकार रखते हैं? जैसे आप किसी भी बिहार के किसी भी विभाग में जो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, यदि आप कोई आरटीआई आवेदन डालना चाहते हैं, कोई सूचना लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि हम आज आपको वो चीजें बताने जा रहे हैं जिसका आपने आवेदन लिखने से पहले अमल नहीं किया तो आपको सूचना नहीं मिलेगी। आप ये मान लीजिए कि यदि आपने उस नियमावली का पालन नहीं किया, बिहार राज्य के अधीन किसी भी विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन लिखने से पहले, तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आप ये मान लीजिए और इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा अच्छे से समझिए और उसी के हिसाब से आप जो है अपना आवेदन बनाएं। यदि आप कहीं से कोई आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर रहे हैं या आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो भी आपसे आग्रह है कि आप बिहार राज्य में यदि आवेदन भेज रहे हैं तो बिहार राज्य की जो आरटीआई नियमावली जिसको हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसमें जरूरी बदलाव जरूर कर ले और उसके बाद ही आप अपने आवेदन को भेजें। इस नियमावली की एक प्रति जिम्मेदार भारत की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके एक एक स्क्रिप्ट्स को, एक एक पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर रहा हूं। चलते हैं नियमावली की तरफ और आपको बताते हैं एक एक पॉइंट कि किस तरीके से आपको अपना आवेदन लिखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो आवेदन है ये कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है 19/11/2009 को और इस नियमावली का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है बिहार सूचना का अधिकार संशोधन नियमावली 2009। आपको पता है कि हर एक जो आरटीआई एक्ट की जो धारा 27 है उसके अनुसार राज्य सरकार जो है अपने अनुसार जो है थोड़ा बहुत बदलाव जो है नियमावली में कर सकती है और उसी शक्ति का उपयोग करते हुए बिहार सरकार ने ये नियमावली जो है बनाई है और यह ऑलरेडी लागू है 2009 से ही, लेकिन लोगों को पता नहीं है और जिसकी वजह से आपके आवेदन रद्द होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता और आपको जब मिलता है कि आप इस तरीके से जवाब लिखिए तो आप कहते हैं कि आरटीआई जो है वो काम नहीं करता। आरटीआई अपने आप में एक जंग है और जंग में कूदने से पहले जंग के नियम कानून और जंग में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, न कि जंग में कूदने के बाद। तो इसलिए आप यदि आवेदन लिखने जा रहे हैं तो उसके पहले ही आप ये नियम जान लें ताकि आपको जंग जीतने की यानी कि आपको सूचना मिलने की संभावना ज्यादा रहे। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताते चलता हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उक्त शुल्क जमा करते समय यानी कि जो भी नियमावली के हिसाब से शुल्क है, तो बिहार सरकार के अंदर जो नियमावली है उसके हिसाब से आपको आवेदन के लिए भी 10 रुपए देना है, आपको प्रथम अपील के लिए भी 10 रुपए देना है और आपको यदि आप द्वितीय अपील या राज्य सूचना आयोग में शिकायत करते हैं धारा 18(1) के तहत तो भी आपको 10 रुपए की शुल्क देनी है। तो उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक को स्वपता लिखित एवं डाक टिकट, है ना, डाक टिकट, सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप जब भी आवेदन लिखें तो साथ में आप एक ब्लैंक एनवेलप जिसपे आपका नाम पता लिखा हो और उस पे या तो सामान्य डाक टिकट या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के लायक जो उसकी वैल्यूएशन है उसके लायक जो है उस पे टिकट भी लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो काम जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। और साथ में एक और चीज लिखा है कि यदि किसी आवेदक ने स्वपता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नहीं संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको ये चीज भेजना चाहिए, लेकिन यदि आपने नहीं भेजा है तो सिर्फ इसलिए वो आपके आवेदन को रिजेक्ट नहीं करेंगे कि आपने आवेदन के साथ लिफाफा नहीं भेजा। ठीक है, आप चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है? फीस के बारे में जिक्र किया गया है। आपको पता है कि आरटीआई में 2 तरह की फीस होती है, एक आवेदन शुल्क होता है, एक सूचना शुल्क होता है।
तो आवेदन शुल्क जो है वो लगभग सभी राज्यों में जो है बीपीएल फैमिलीज के लिए जो है वो फ्री है। और जो सूचना शुल्क है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। तो बिहार में क्या है कि बिहार में यदि कोई फैमिली, यदि कोई पर्सन गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का है तो उनको 10 पेज तक की सूचना जो है वो फ्री मिलेगी। क्या लिखा है? गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों के ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभावित की जाएगी। ठीक है, तो यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 10 पेज की सूचना ही मुफ्त मिलेगी। यदि वो सूचना 50 पन्नों की है तो आपको 40 पन्नों का जो है वो शुल्क अदा करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा। इसमें क्या लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक नहीं होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे स्क्रिप्ट लिख करके भेज देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। एक विषय, अब एक विषय का हम कैसे निर्धारित करेंगे? हम लोग जनरली क्या करते हैं, ग्राम पंचायत पे जो है आरटीआई लिखते हैं तो उसमें हम लोग नरेगा भी लिख देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी लिख देते हैं। ऐसा ना करें। आप नरेगा का यदि भेज रहे हैं तो नरेगा का ही भेजें, आप यदि आवास योजना भेज रहे हैं तो आवास योजना ही भेजें। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अच्छे शब्दों का चयन कर 150 शब्द के अंदर जो आपका मूल आवेदन है वो समाहित हो जाए उसके अंदर ही। ठीक है, तो आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। और इसमें क्या लिखा है, यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता है तो अलग अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है। ठीक है, परंतु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा। पहला विषय का जो सूचना है वो आपको दे देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग अलग आवेदन किया जाए। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपने उसमें लिख दिया कि मुझे आवास योजना का है, मुझे नरेगा का है या मुझे XYZ का है, तो आपको यदि नंबर 1 पे नरेगा है तो आपको नरेगा की सूचना मिलनी चाहिए। वो भी यदि शुल्क उसका है, यदि लग रहा है अलग से तो आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप बीपीएल फैमिली से हैं तो आपको 10 पेज की फ्री मिलेगी, बाकी आपको पे करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है कि केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। अब आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आप भेज दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित सूचना के लिए तो वो आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में आवेदन प्राप्त करता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को आंतरित कर देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 6(3) के तहत। ये हमने हमेशा डिस्कस किया है। और इसकी एक प्रति जो है वो आवेदक को भी मिलेगा कि भाई साहब आपने गलत जगह पे जो है अपना आवेदन भेज दिया था और आपके जो आवेदन को है हमने सही जगह पे ट्रांसफर कर दिया है और उसकी सूचना आपको दे रहे हैं, तो आप आगे की जो कार्रवाई है आप उनके साथ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और चीज है इसमें लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि मांगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक शब्द का क्या लिखा है, समुचित प्रयास करने के बाद उसे यह साबित करना होगा कि उसने समुचित प्रयास किया है, उसने 2-4 जगह ट्रांसफर किया है, फिर भी उसे पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपके आवेदन को निरस्त किया जाता है और हमें यह भी पता नहीं चल रहा है कि हमको उसको भेजना कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास तो है तथा शेष सूचना जो है वो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है, तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए
संबंधित लोक प्राधिकरण के पास जो है उस भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा। लेकिन यदि एक और कंडीशन है यहाँ पे, यदि किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगा जाता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, यानी कि एक जगह तो है कि जहां पे दो भाग में डिवाइड हो गया कि भैया आधा मेरे पास है आधा उसके पास है, चलो हम दे देते हैं, आधा उसको भेज देते हैं, लेकिन कुछ मेरे पास है और बहुत कुछ जो है वो अन्य अन्य लोगों के पास है, तो ऐसी स्थिति में जो लोक प्राधिकरण है उसके पास जो सूचना उपलब्ध है वो तो उसको दे देगा, लेकिन बाकी सूचना प्राप्त करने के लिए वह निर्देश देगा आवेदक को कि वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग अलग आवेदन करें। अब आपको एक चीज पता है कि एक जानकारी कॉल सेंटर भी है हमारा, जानकारी कॉल सेंटर, यानी कि बिहार में जो है वो 155311 इस पे भी कॉल करके जो है आप आरटीआई आवेदन जो है दे सकते हैं। तो जानकारी कॉल सेंटर से यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है और वो यदि किसी ऐसे लोक सूचना प्राधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ट्रांसफर नहीं कहूंगा, इनफैक्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली में उनका नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो उस केस में जो लोक सूचना पदाधिकारी जिसको मिला है वह सही जगह पे जो है उस आवेदन को धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर करेगा। लेकिन ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाले लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जाएगा पहली बार के लिए, ठीक है ना। ये गलती से आ गया है, अब वो नोडल ऑफिसर जो कॉल सेंटर में बैठा है उसने ऐसा कर दिया, तो इसलिए फर्स्ट टाइम के लिए उसको ऐसा नहीं समझा जाएगा। तो ये है दोस्त, मित्र, सखा, मेरे बिहार के बंधु, आरटीआई बिहार की जो आरटीआई की नियमावली है वो, और इसका आपको जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि बिहार में मैंने देखा है लोग जाग रहे हैं, जागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हताश हो जा रहे हैं। हताश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्ञान और सब्र दो चीजों की कमी है, और आरटीआई तो ये दोनों चीजें मांगता है। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि बिहार आरटीआई की नियमावली क्या कहती है, किस तरीके से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, आप उसी हिसाब से लिखिए, तो निश्चित ही आपकी विजय जो है तय है। और सब्र का होना भी बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दरभंगा बिहार से। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ में आप हमारी वेबसाइट www.जिम्मेदारभारत.org भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे आवेदन के प्रारूप उपलब्ध हैं जो आप अपने ज्ञान के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करके भेजने के लिए। जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो अपने राज्य के नियमावली के हिसाब से उसमें जरूरी बदलाव जरूर कर ले, निश्चित कर ले। नमस्कार, धन्यवाद।